नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज का 14वां क्लास है और आज की इस क्लास में हम देख रहे हैं कक्षा 10 के भूगोल को और अध्याय 2 है जिसका नाम वन एवं वन्यजीव संसाधन है। तो इनसे बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर से जो पहला प्रश्न पूछा गया वो है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने पौधों और प्राणियों की जातियों के विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। इन श्रेणियों के संदर्भ में नीचे दी गई युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि संकटग्रस्त जातियाँ। तो इनके बारे में कह रहा है कि वे जातियाँ जो जिन्हें लुप्त होने का खतरा है। तो यह बिल्कुल सही है कि संकटग्रस्त जातियां उन्हें कहते हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। दूसरा कह रहा है सुभेद्य जातियां। तो ये कह रहा है कि सुभेद्य जातियां वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या घट रही है। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि स्थानिक जातियां किसे कहते हैं। तो इनके बारे में कह रहा है कि इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है। तो यह भी जो एक्सप्लेन है वह सुभेद्य जातियों का है, न कि स्थानिक जातियों का। इस प्रकार से थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है 1 और 2। तो आपका सही आंसर है ए। अब इसके एक्सप्लेन में जानते हैं। तो यहाँ पे होता है कि IUCN, आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि रेड डाटा सूची कौन जारी करता है। तो IUCN के द्वारा ही जारी किया जाता है। और रेड डाटा सूची ने प्राणियों और वनस्पतियों जातियों के लिए विभिन्न सारी श्रेणियां विभाजित कर रखी हैं। सबसे पहले उसमें आता है कि सामान्य जातियां। तो सामान्य जातियां वे होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, उन्हें हम सामान्य जातियों के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा इसका होता है संकटग्रस्त जातियां यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो वे जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई, यदि वे जारी रहीं तो ये जातियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। इनमें बेसिक तौर पे इंडेंजर्ड स्पीसीज में वर्तमान समय में कौन कौन शामिल है। तो काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, शेर पूंछ वाला बंदर है और शंघाई हिरण यानी कि मणिपुर हिरण, ये सारे के सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। तीसरा है आपका सुभेद्य जातियाँ। तो वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहेगी और यह इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। और सुभेद्य जातियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो एशियाई हाथी आता है, गंगा डॉल्फिन आता है और नीली भेड़ आता है। उसके बाद आता है स्थानिक जातियाँ। तो स्थानिक जातियों में क्या है। तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को हम लोग स्थानीय जाति कहते हैं, यानी कि यह एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोगों ने भारत में एशियाई शेर के बारे में सुना होगा। तो वह क्या है कि मतलब कि पूरे दक्षिण एशिया में एशियाई शेर केवल कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपके गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जातियों को हम लोग स्थानिक जातियों के अंतर्गत रखते हैं कि यह एक विशेष भौगोलिक सीमा के अंतर्गत पाई जाती हैं। इनके अंतर्गत जैसे कि अंडमान जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इत्यादि जो है वह आपकी स्थानिक जातियाँ हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि तीसरा वाला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हुआ था। और चौथा है लुप्त जातियाँ। तो लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं। तो जो लगभग 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग लुप्त जातियाँ घोषित कर देते हैं। तो ये वे जातियाँ होती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं और ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरे पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बत्तख शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लुप्त जातियाँ किसे कहा जाता है तो जो अपने प्राकृतिक आवास में लगभग 50 या उससे अधिक सालों से दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्हें लुप्त जातियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि कृषि प्रसार। तो अगर हम कृषि प्रसार, जैसे कि आपने झूम या स्थानांतरण कृषि या कर्तन या दहन कृषि के बारे में जाना होगा, तो उससे क्या हुआ, कृषि का प्रसार हुआ और कृषि के प्रसार के लिए हमने जंगलों को काटा। तो इससे क्या होता है कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ और प्राणी जात का ह्रास होता है। और पूछा है नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बृहद स्तरीय विकास परियोजना। तो जैसे आपने देखा होगा कि भारत की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, तो उसके विस्तार के लिए आसपास के जंगलों को और बस्तियों को हटा दिया गया। उसके बाद आपने नर्मदा के बारे में सुना होगा, टिहरी बांध के बारे में सुना होगा। तो ये क्या है कि बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं हैं और जब इस प्रकार की परियोजनाएं
बनाई जाती हैं तो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के जो आवास हैं वो समाप्त किए जाते हैं, जिनके कारण वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। तो ये अभी आपके ठीक है ह्रास का प्रमुख कारण है। और अगला कह रहा है कि पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो पशु चारण मतलब कि जंगलों में हम पशुओं को चारा रहे हैं और ईंधन की लकड़ियाँ एकत्रित कर रहे हैं, तो इसके कारण ठीक है वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं हो सकता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और अगला है तीव्र और औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। तो वर्तमान समय में आप देख सकते होंगे कि जो मतलब कि वर्तमान समय का जो युग है वह काफ़ी अधिक तेज़ी से औद्योगिकीकरण हो रहा है और शहरीकरण हो रहा है, और इसके कारण जंगलों को काटा जा रहा है ठीक है, और साथ ही साथ लोगों के आवासों को विस्थापित किया जा रहा है। तो यह भी प्राकृतिक वनस्पतियों और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पूछा है कि कारण कौन सा नहीं है, तो सी वाला आंसर आपका सही होता है कि आंसर सी जो है कि पशु चारण और ईंधन लकड़ियों को एकत्रित करना जो है वह वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। बाकी ए, बी और डी जो ऑप्शन है वह वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालयन यव के संदर्भ में सही है। तो पहला कह रहा है कि हिमालयन यव जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला एक औषधि पदार्थ है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिमालयन यव जो है वह जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता है, यह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, यह हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में ठीक है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, न कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इस कारण से पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि इस पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों का उपयोग करके कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। मतलब कि जो हिमालयन यव है उनकी पेड़ की छाल और पत्तियों और टहनियों से कैंसर के उपचार किया जाता है। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इनके पत्तियों से, छालों से, टहनियों से किस प्रकार का रसायन निकलता है, तो टक्सेला नामक रसायन निकलता है जिससे कि कैंसर का उपचार किया जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपका आंसर होता है कि आंसर जो है वह बी जो है वह सही होता है कि केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। पहला गलत इसलिए क्योंकि हिमालयन यव जो है वह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाया जाता है। अगला कह रहा है आपका कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया था। तो साल 1972 में लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण करना। तो बिल्कुल सही है कि वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत यह चीज़ कहा गया था कि जितने भी वन्य जीव हैं उनके आवासों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध। तो वन्य जीव संरक्षण में ये भी बातें कही गई थी। और तीसरा कह रहा है कि वन्य जीव के अंगों के व्यापार पर रोक। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में यह भी बातें कही गई थी। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है कि वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत वन्य जीवों के आवासों का कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया, साथ ही साथ संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध किया गया, और साथ ही साथ वन्य जीव के अंगों के व्यापार पर भी रोक लगाया गया। तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लाया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था 1973 में। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था साल 1986 में। और अगर आपसे पूछे कि वन संरक्षण अधिनियम ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था साल 1980 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था, तो जैव विविधता अधिनियम लाया गया था साल 2000 में, साल 2002 में जैव विविधता अधिनियम को लाया गया था। तो यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया, और जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए वह सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई थी, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1 अप्रैल साल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अब इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल साल 1973 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य कारण था कि बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। प्रारंभ में यह परियोजना जो था वह 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैला था, और प्रारंभ में जो साल 1973 में वन्य जीव प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी
उसमें कुल 9 बाघ अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। वर्तमान समय में भारत में कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कुल 54 हो गई है। तो ये भी एक रिसेंट में मतलब कि साल 2023 तक भारत में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कुल कितनी हो गई, 54। और जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी तो कुल कितने अभ्यारण्य शामिल किए गए थे, 9 अभ्यारण्य शामिल किए गए थे। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है टाइगर रिजर्व, यह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा की अगर बात करें तो असम में स्थित है ओरांग टाइगर रिजर्व, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगर आपकी बात करें कि भारत में बाघ गणना की शुरुआत साल 2006 में की गई थी और नियमित बाघ गणना की शुरुआत साल 2006 में की गई थी और इसमें कहा गया था कि प्रत्येक 4 वर्षों पे बाघों की गणना की जाएगी। तो पहला बाघ गणना नियमित कब हुआ था, 2006 में, उसके बाद कब होता है 2010 में, उसके बाद होता है 2014 में और उसके बाद 2018 में, और रिसेंट में जो हम आंकड़े पढ़ रहे हैं वह कब हुआ है तो 2022 में। और बाघ गणना का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को हम लोग विश्व बाघ दिवस यानी कि विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन बाघ गणना का रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो साल 2022 का जो बाघ गणना हुआ था इसका रिपोर्ट 29 जुलाई साल 2023 को प्रस्तुत किया गया था और इसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे अधिक बाघों वाला जो राज्य था वह मध्य प्रदेश था, जिसमें कुल 785 बाघ थे। तो जिस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है उसे टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। तो 2022 के बाघों की गणना के अनुसार सबसे अधिक बाघ किस में पाए गए थे तो मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए थे, इसलिए वर्तमान समय में भारत का टाइगर स्टेट की संज्ञा किसे दी गई है, मध्य प्रदेश राज्य को दी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 54 टाइगर रिजर्व हैं वह कौन कौन से हैं और उनको कब कब बनाया गया। तो जैसा कि आपने पता है कि साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और इसमें कुल 9 बाघ अभ्यारण्य को सूचित किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे शुरुआती के जो 9 हैं उनमें 1973 जैसे कि पहला जो था आपका कार्बेट टाइगर रिजर्व, और कार्बेट कहाँ पे, उत्तराखंड में है और इसे 1973 में घोषित किया गया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसे भी 1973 में घोषित किया गया था और यह बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस टाइगर रिजर्व, इसे भी 1973 में घोषित किया गया था और यह असम राज्य में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, इसे भी 1973 में घोषित किया गया था और यह पश्चिम बंगाल में है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वह मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है वह झारखंड राज्य में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र में है। तो ये शुरुआती के 9 टाइगर रिजर्वों को साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे टाइगर रिजर्वों की संख्या बढ़ती गई। साल 1978 में पेरियार टाइगर रिजर्व केरल को शामिल किया गया। उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान को शामिल किया जाता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाता है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा को याद रखिएगा, इससे भी संबंधित क्वेश्चन है कि डोलामाइट का यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खनन किया जा रहा है, जिसके कारण बक्सा टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व के क्षरण का कारण क्या है, तो डोलामाइट का खनन। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और इसे साल 1982 में टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे आपका दुधवा, तो दुधवा सभी लोग जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में, और इसे साल 1987 में, उत्तर प्रदेश वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दुधवा टाइगर जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो साल 1987 में दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। तो यह उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है कलाकंड मदुनथरई टाइगर रिजर्व, इसे 1988 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह बिहार में है। इंद्र प्रियदर्शनी पेच जो टाइगर रिजर्व है या पेच टाइगर रिजर्व के नाम से भी आता है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है, तो अंधेरी से याद रखिएगा, अंधेरी किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वह मध्य प्रदेश में। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि टाइगर स्टेट की संख्या किसे दी गई है, मध्य प्रदेश को, और वर्तमान समय में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वह मिजोरम में स्थित है। भद्रा टाइगर रिजर्व जो है वह कर्नाटक में। पेच टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वह मध्य प्रदेश में है। नमोरी, नमोरी मैंने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नमोरी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व नमोरी है और यह आंध्र प्रदेश राज्य असम राज्य में स्थित है। नमोरी टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित है। उसके बाद आपका आता है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और काजीरंगा की अगर बात करें तो यह असम राज्य में स्थित है। अगला है आपका कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। और डाडेली या काली टाइगर रिजर्व वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अचान कमार टाइगर रिजर्व जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और पेरम बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वह केरल राज्य में स्थित है। नागर होल टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ ये भी मतलब सह्याद्री से याद रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद विलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। कावल टाइगर रिजर्व जो है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। उसके बाद सतमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र में है। मुकुंदा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है वह राजस्थान में है। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व जो है अमराबाद जो टाइगर अमराबाद, ठीक है, एक स्थान का नाम भी है अमराबाद, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। राजाजी, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है। कई बार पूछा जाए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है और यह टाइगर रिजर्व भी है। तो यह कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कमलांग टाइगर रिजर्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। ओरांग टाइगर रिजर्व जो है वह असम राज्य में स्थित है। ओरांग जो टाइगर मैंने आपको बोला था नामोरी, तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वह ओरांग है, ठीक है, ना कि नामोरी है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है वह आपका ओरांग है और यह असम राज्य में स्थित है। उसके बाद श्री विल्लितपुरु मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। वर्तमान समय में जो करेंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको देखना है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे साल 2022 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जिसे साल 2023 में टाइगर रिजर्व जिसे 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, वह राजस्थान राज्य में स्थित है। हम फिर से आपको बता देते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और सबसे छोटा, जिसको कि मैंने गलत बता दिया था, अभी को याद है कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वह ओरांग टाइगर रिजर्व है, जो कि असम राज्य में स्थित है। तो यह कुल आपके 54 वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व हैं और मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको अच्छे से बताया। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। तो आपको यहाँ पे देखा होगा कि बाधवगढ़ जो है वह उस मतलब कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। सरिस्का भी, ठीक है, आपका बाधवगढ़ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान में है। और मानस कहाँ पे है, तो असम में है। तो यह तीनों के तीनों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। दाचीग्राम जो है वह जम्मू कश्मीर में है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो पूछ रहा है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, तो 1 सही होता है, 3 सही होता है और 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी कि बाधवगढ़, सरिस्का और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है इनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि आरक्षित वन, तो आरक्षित वन के बारे में कह रहा है कि वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है, तो इसे आरक्षित वन नहीं कहते हैं, इसे अधिक क्षरण से बचाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह वन भूमि जिन्हें अधिक क्षरण से बचाई जाती है उसे आरक्षित वन कहते हैं। तो इन्हें आरक्षित नहीं, इन्हें हम लोग रक्षित वन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि रक्षित वन कि वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्यवान, तो इस प्रकार के वनों को हम लोग आरक्षित वन कहते हैं।
ठीक है, न कि रक्षित। तो पहला गलत है और दूसरा गलत है। और तीसरा कह रहा है कि अवर्गीकृत वन, तो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत कह रहा है कि यह सरकार के अंतर्गत आता है, किसी व्यक्ति मतलब निजी व्यक्तियों का भी हो सकता है, और समुदायों के अधीन भी जो वन आते हैं और बंजर भूमि आते हैं उन्हें हम लोग अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल तीसरा वाला सही है, क्योंकि पहला जो वाला जो आरक्षित वन का स्टेटमेंट दिया है वो आरक्षित वन का नहीं है, रक्षित वन का है, और जो रक्षित वन का दिया है वो आरक्षित वन का है। अब इसके एक्सप्लेन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपका है कि भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या वन विभाग या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में आते हैं, और इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। पहला है आपका आरक्षित वन। तो देश में आधे से अधिक वन जो क्षेत्र हैं वह आरक्षित वन घोषित किए जा चुके हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाए, मतलब कि सबसे अधिक मूल्यवान जो होते हैं वह आरक्षित वन ही होते हैं। दूसरा होता है कि रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वनों का 1/3 हिस्सा जो है वह रक्षित वनों के अंतर्गत आता है, और इन वनों को और अधिक नष्ट न होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और साथ ही साथ जो तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन को क्या के बारे में आता है कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन किधर पे आते हैं, तो आप जो पूर्वोत्तर के राज्य देखते हो जिन्हें हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन आते हैं। इनके अलावा गुजरात राज्य में अवर्गीकृत वनों की संख्या सबसे अधिक है। अगला कह रहा है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो बात करते हैं यहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन। तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब यहाँ पे बात करते हैं बीज बचाओ आंदोलन जो है वह टिहरी डैम के बारे में आपने सुना होगा, कई बार पूछा जाता है। तो टिहरी डैम जो उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो टिहरी के किसानों के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था। यहाँ के किसानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो एक तरह से बीज बचाओ आंदोलन क्या था, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो खेती की जाती है वह अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि की उपज क्षमता घट रही है। ठीक है, तो इसके कारण ठीक है यहाँ पर किसान मतलब टिहरी के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया। तो बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत का मतलब बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड के टिहरी से है। अगला है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। पहला कह रहा है कि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, दूसरा कह रहा है कि संयुक्त वन प्रबंध, तीसरा कह रहा है चिपको आंदोलन, और चौथा कह रहा है बीज बचाओ आंदोलन। तो यहाँ पे कह रहा है कि समुदायों की सीधी भागीदारी। तो आपको अभी मैंने बताया कि उत्तराखंड में ठीक है बीज बचाओ आंदोलन, तो इसमें कौन था कि टिहरी के किसान थे। चिपको आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि साल 1973 में ठीक है चिपको आंदोलन, तो इसमें भी स्थानीय लोगों ने पेड़ों को पकड़कर उनके कटने से बचाया। तो इसमें भी समुदायों की भागीदारी है। संयुक्त वन प्रबंधन, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके अवर्गीकृत वन आते हैं उन्हें हम लोग संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत ही रखते हैं कि वे लोग अपने वृक्षों की पूजा करते हैं। जैसे आगे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे कि बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य में जब वो बिहार और उड़ीसा राज्य में वो लोग क्या करते हैं, आम और इमली की पूजा करते हैं शादी के उत्सव में। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ आम और इमली के वृक्षों की पूजा करते हैं, तो उसको काटते नहीं, उसका प्रबंधन करते हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत में आपने देखा होगा कि लोग पीपल की पूजा करते हैं। तो ये लोग क्या करें कि पीपल के वृक्षों की रक्षा करते हैं। तो ये आपके संयुक्त वन प्रबंधन में आता है और इसमें समुदाय की सीधी भागीदारी होती है। लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन में मतलब कि समुदायों की भागीदारी नहीं होती। इसमें कौन होता है, सरकार की भागीदारी होती है। ठीक है, सरकार की भागीदारी होती है। तो यह पूछ रहा है कि किसमें समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमन होता है उसमें समुदाय की भागीदारी नहीं होती है, सरकार की भागीदारी होती है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन तथा संयुक्त वन प्रबंधन संसाधनों के संरक्षण में समुदायों की सीधी भागीदारी होती है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन न केवल कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में कामयाब रहा, बल्कि यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। साथ ही साथ बात करें कि टिहरी जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है, वहाँ के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन और नौदायन ने दिखा दिया कि रासायनिक खाद्य प्रयोगों के उपयोग के बिना भी आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है।
आगे की अगर हम बात करें तो इसमें है कि विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन द्वारा भारत में संयुक्त प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व के उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की बात की जाए तो औपचारिक रूप से साल 1988 में ओडिशा राज्य में हुई थी और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादकों के हकदार होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? साल 1988 में। और इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ओडिशा राज्य इसमें सबसे पहले शामिल हुआ था। इस क्वेश्चन को भी हम आगे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे मतलब भारत जो है जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक आता है। यहाँ पर सारी जैव विविधता की कुल कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो भारत में पूछ रहा है कि कुल कितनी विश्व की कुल जैव विविधता की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो भारत में कुल जैव विविधता की 8% संख्या पाई जाती है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो हमने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि किसी भी वन नीति के अंतर्गत किसी भी देश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वन नीति के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने पार्ट पर वन होना चाहिए? तो 33% भाग पर, ठीक है, भूभाग पर वन होना चाहिए। लेकिन भारत में वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी है? तो यह भारत में 24.16%, ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.16% भूभाग पर क्या है? वन है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि होना कितना चाहिए वन नीति के अंतर्गत, तो 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना? तो 24.16%। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीता की सामान्य चाल कितनी होती है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा या 112 किलोमीटर प्रति घंटा या 160 किलोमीटर प्रति घंटा? तो चीता की अगर सामान्य चाल की बात किया जाए तो चीता की जो चाल होती है 112 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह आपके एनसीईआरटी का फैक्ट है। अगला कह रहा है कि 20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु उनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से, यानी कि उनके आवासीय क्षेत्र नष्ट हो गए और साथ ही साथ वह जिनको शिकार करते थे उनके भोजन कम हो गए, तो यह धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं? लुप्त हो चुके हैं। भारत में इस जाति को कब लुप्त घोषित कर दिया गया था? साल 1952 में या साल 2000 में या 1972 में या साल 1973 में? तो भारत में इसे साल 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। ये भी आपके एनसीईआरटी का फैक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि और व्यवसाय की वृद्धि। तो बिल्कुल सही है कि उपनिवेश काल में क्या किया गया था कि रेल लाइनें अधिक बिछाई जा रही थी और इनके स्लीपरों को, जो इनके स्लीपर थे वह जंगलों के लकड़ियों से ही बनाए जाते थे, जिसके कारण वनों को काटा गया। कृषि, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो कृषि क्षेत्र का विस्तार भी किससे हुआ? ठीक है, वनों को काट के हुआ। व्यवसाय में वृद्धि, तो जो बेसिक तौर पे वनों की लकड़ियां थी वो व्यावसायिक कार्यों में, मतलब कि समुद्री जहाजें बनाई जाती थी, रेलों की स्लीपरें बनाई जाती थी, तो यह एक प्रकार से व्यवसाय हुआ। तो इसके कारण भी वनों का बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही साथ वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि। तो वाणिज्य वानिकी का मतलब क्या था कि वन में केवल उन्हीं प्रकार के पौधे उगाए जाएंगे जिनसे कि अच्छे से स्लीपर तैयार किए जा सकें, और वे पौधे जिनसे स्लीपर नहीं बनते थे उनको उगाया नहीं जाता था। तो मतलब कि केवल एक ही प्रकार के वन उगाए जाते थे। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वाणिज्य वानिकी। तो इसके कारण क्या किया गया कि पूरे जंगलों को काटा गया और इन जंगलों को काटने के बाद केवल एक ही प्रकार के पौधों को लगाया गया। तो ये भी जंगलों के ह्रास का कारण है। और साथ ही साथ खनन क्रियाएं, तो आपने पता है कि जंगलों के नीचे बहुत बहुमूल्य खनिज हैं, ठीक है, तो उनको निकालने के लिए, ठीक है, खनन क्रियाएं करने के लिए, ठीक है, जंगलों को काटा गया। तो यह आपके भारत में वनों के नुकसान के संदर्भ में दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हम कह सकते हैं कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला कह रहा है कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में किस खनिज के कारण गंभीर खतरे में है? तो इस जब हम टाइगर रिजर्व आपको बता रहे थे तो उसमें मैंने बताया कि बक्सा टाइगर रिजर्व को आप याद रखिएगा कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर डोलेमाइट का खनन किया जा रहा है जिसके कारण यह गंभीर खतरे में है। तो डोलेमाइट, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगर पायराइट की बात करें तो पायराइट का उत्पादन करने में भारत का एकमात्र राज्य, उसका नाम क्या है? बिहार।
और बिहार के किस जिले में पाया जाता है सबसे अधिक? तो रोहतास में, सबसे अधिक रोहतास में पाया जाता है पायराइट, ठीक है। और बक्सा टाइगर रिजर्व जो खतरे का कारण बना हुआ है वह डोलेमाइट के खनन के कारण बना हुआ है। अगला कारण पूछ रहा है क्वेश्चन कि विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण किसे माना जाता है? पहला कि पर्यावरण प्रदूषण, जंगली जानवरों को मारना, अत्यधिक जनसंख्या, वन्य जीवों के आवास का विनाश। तो यहाँ पे अगर विकासशील देश न देके ये पूछे कि पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण क्या है, मतलब पर्यावरण विनाश का कारण क्या है, तो ये सभी के सभी क्या है? पर्यावरण विनाश के कारण है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विकासशील देश हैं उनमें पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण किसे माना जाता है? तो अत्यधिक जनसंख्या जो है विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण है। तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा रखता है? तो यह स्टेटमेंट किस राज्य के बारे में कहा जा रहा है? तो आपने पता है कि भारत में वनों की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। और किस प्रकार के वन? तो अस्थायी वनों के। तो यह पूरा का पूरा स्टेटमेंट किसका है? आपका ए। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, सही होता है आपका आंसर ए, मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया? तो यहाँ पर क्या है आपका कि जो आप संयुक्त वन प्रबंधन की बात करते हो वहाँ पे उन लोगों ने भैरवदेव डाको में अधिक मात्रा में पेड़ पाए जाते थे और यहाँ पर, ठीक है, सरकार के द्वारा अंकुश नहीं लगाया जाता था, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने ही इसको क्या कर दिया? सेंचुरी घोषित कर दिया कि अब यहाँ पर किसी प्रकार के वनों की कटाई नहीं की जाएगी। और अलवर से आपको पता चल गया होगा कि अलवर जो जिला है वह किस राज्य में? आपके राजस्थान में। तो आपका सही आंसर होता है ए वाला कि यह पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वह राजस्थान राज्य का है। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैरवदेव डाको सेंचुरी, ठीक है, किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और अगर जिले की बात किया जाए तो यह अलवर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संसाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के वृक्षों की पूजा करती हैं। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है, इसको मैंने अभी बताया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में, अगर नॉर्थ इंडिया में खास करके उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, नीम के वृक्ष की भी पूजा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूपी में पीपल और नीम के वृक्ष की भी क्या होती है? पूजा होती है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे सही है कि छोटा नागपुर पठार के जो मुंडा और संसाल जनजाति है वह महुआ और कदम के वृक्ष की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार में शादियों के अवसरों में इमली और आम के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत कब की गई थी? साल 1988 में, या साल 1980 में, या साल 1986 में, या साल 1972 में? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत औपचारिक रूप से कब शुरू की गई थी? तो साल 1988 में। तो आंसर आपका सही होता है ए। और यह किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ओडिशा राज्य ने इस पे सबसे पहले अपना प्रस्ताव पारित किया था। बात करते हैं साल 1980 की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो साल 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था साल 1986 में। और यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था साल 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? साल 1973 में। तो यहाँ पे आपसे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की बात कर रहा है। तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी साल 1988 में। और इस प्रस्ताव पर सबसे पहले किस राज्य ने अपनी सहमति दिया था, या किस राज्य ने अपना प्रस्ताव सबसे पहले दिया था? तो उड़ीसा राज्य ने सबसे पहले अपना प्रस्ताव दिया था। अगला है कि संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसी को अभी मैंने बताया। तो आपका सही आंसर होता है सी कि ओडिशा राज्य ने, ठीक है, ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन पर सबसे पहले अपना प्रस्ताव दिया। और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुई थी? तो साल 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन क्या था कि इसमें सरकार और समुदाय,
दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, वनों का प्रबंधन करेंगे। सरकार और समुदाय दोनों लोग मिलकर, ठीक है, वनों का प्रबंधन करेंगे। तो इसी को संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कहा गया और इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत साल 1988 में की गई थी। और इस पर अपना पहला प्रस्ताव किस राज्य ने दिया था, तो उड़ीसा राज्य ने दिया था। तो दोस्तों यह कक्षा 10 के भूगोल का दूसरा अध्याय था, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, और उससे संबंधित एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट और क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।